हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 और बहुत ही जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो जैसा कि हम बहुत कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजनरी क्वांटिटीज क्या होती हैं और उन पे क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, आयोटा कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं, काफी सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट तो अब आता है हमारी वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देने की कोशिश करी है कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, मतलब कि ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स आप लोग जानते हैं ना कि मतलब रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर सभी नंबर्स आते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सभी नंबर आते हैं। मतलब कि ए एंड बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर ए और बी को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला तो होता है रियल नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब इसमें रियल नंबर क्या है, ए है हमारा, और इमेजिनरी नंबर क्या है, आयोटा बी है। यानी कि ए प्लस आयोटा बी। तो आयोटा के साथ जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर इमेजिनरी कहलाता है, यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं। और जो नंबर ऐसे लिखा जाता है वो रियल नंबर कहलाता है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा की बी, आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। और ए जो होता है वो हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और आयोटा बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इमेजिनरी इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वहां पे हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी थी। लेकिन अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक में छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनमें देख लेते हैं एक चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह की चीजें होंगी, रियल पार्ट होगा एक इसका, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट को मैं बोलूंगा आर ई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट को बोलूंगा आई एम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे मैं बोल सकता हूँ शॉर्टकट नेमिंग अगर देना चाहूँ तो। अगर मैं इसका अगर कोई मुझसे पूछता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इस इक्वेशन में रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे इजीली बता सकता हूँ कि आर ई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर ई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, बी, या फिर आयोटा भी कह। क्लियर। समझ रहे हो ना, जो आयोटा के साथ लिखा जाए वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो ऐसे लिखा जाए वो रियल पार्ट होता है। क्लियर, 100% क्लियर होगा आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर को कभी भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखना हो, सेट आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन हम आने वाली वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और इसके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। यहां तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्लियरिटी हो चुकी होगी। और हम अब एग्जांपल्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे एग्जांपल्स अगर एक दो लेना चाहें हम तो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक एग्जांपल हो सकता है, कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे कि 3 + 5 आयोटा। ठीक है। तो अब इसमें पूछा जाए आपसे रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट आप कह सकते हो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 5। ठीक है, 5 आयोटा कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ही ली है। आई होप आप सबको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तब तक मैं रफ कर लेता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। तो आइए हम करते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 - 3 आयोटा। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट कैसे निकालते हैं हम, रियल पार्ट हमारा
अगर इसे हम देखना चाहें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, आयोटा की बी की फॉर्म में, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, प्लस प्लस का साइन यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे -3 आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारा a होता है, मैंने आपको बताया है, और रियल पार्ट इसमें क्या है 2 है, और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू -3। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल अगर लेना चाहें तो देखो, मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा। तो इस पे हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। वैसे इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 4 -4 प्लस 5 आयोटा, अब इसमें अगर रियल पार्ट पूछा जाए, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होगा, -4 होगा, और इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा 5। और अगर और एग्जांपल लेना चाहे तो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहीं पे थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है हमारा, मान लो दिया हुआ है -4 -6 आयोटा। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, -4 है, प्लस -6 आयोटा। क्लियर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -4, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -6। क्लियर। अब इसमें अगर रियल पार्ट पूछा जाए तो RE ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू में -4, एंड इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज -6। क्लियर। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल चाहे अपनी तरफ से कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि फोर्थ एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो अपने आप से ले लीजिए, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। 10 -6 आयोटा। क्लियर। 10 -6 आयोटा, इसमें रियल पार्ट क्या है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर नहीं करूंगा, आपको एक बार प्रॉपर मेथड बता दिया गया है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 10 है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -6। देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बेस बनता है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके एक बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो इन सबको समझना इसीलिए जरूरी है, इसलिए मैं एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं, पहले एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा बी। एग्जाम्पल से आप खुद ही समझ चुके होंगे, इसीलिए मैंने वहां पे बोल दिया था प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। फिलहाल मैंने बता दिया है। यहाँ पे जो a होता है, अगर रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमारा a होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो वो होता है b। क्लियर। जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो हरदम इमेजिनरी पार्ट होगा, और बाकी a एंड b रियल नंबर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल की लेते हैं, प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर क्या होंगे, प्योरली रियल नंबर ऐसे ही लिखे जाएंगे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। लेकिन क्योंकि ये प्योरली रियल है तो इनमें रियल पार्ट तो होगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। यानी कि इन्हें अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा 0, मतलब रियल पार्ट तो कुछ होगा, RE ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा इसके अंदर a, लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर रियल पार्ट तो होता है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, उन्हें हम बोलते हैं प्योरली रियल। क्लियर। अब यहाँ पे अगर प्योरली इमेजिनरी की बात करें, प्योरली इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें तो प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, जिनके अंदर इमेजिनरी नंबर तो होगा लेकिन रियल नंबर नहीं होगा, मतलब रियल पार्ट नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट तो होगा। क्लियर। यानी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे
रियल पार्ट नहीं होगा, यानी कि ए की वैल्यू 0 होगी और आयोटा बी मतलब कुछ होगा, इमेजनरी पार्ट कुछ होगा। यानी रियल पार्ट की अगर बात करें, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 एंड इमेजनरी पार्ट इसके अंदर क्या होगा, बी होगा। क्लियर? यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब उस पे एग्जांपल्स में वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है आप एक बार देख लीजिए। आई होप आपने जो नोट डाउन करने लायक चीजें होंगी वो नोट डाउन कर ली होंगी। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्योरली रियल की डेफिनेशन क्या होगी? क्लियर? प्योरली रियल की डेफिनेशन क्या होगी, एक बार इसे हम देख लेते हैं। ओनली रियल पार्ट, देखो प्योरली रियल है तो इसमें क्या होगा, ओनली रियल पार्ट होगा, समझे? ओनली रियल पार्ट प्रेजेंट। और कह सकते हो कि इमेजनरी पार्ट इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर? मतलब रियल पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे प्योरली रियल। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। और अगर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए तो ए होगा, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, बी होगा। लेकिन यहाँ पे जो बी होगा वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्योरली रियल की बात कर रहे हैं, समझे? तो अगर यहाँ पे हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहें, यानी z इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा बी, यहाँ पे b तो 0 है तो z इज इक्वल टू में a हम कह सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, प्योरली रियल। क्लियर? अब प्योरली इमेजनरी की अगर हम यहीं पे बात करें तो प्योरली इमेजनरी क्या होंगे, प्योरली इमेजनरी भी सेम ही है, बस हल्का सा डिफरेंस है। इसमें रियल पार्ट कुछ था और उसमें इमेजनरी पार्ट कुछ होगा, रियल पार्ट 0 होगा। अब अगर हम बात करें प्योरली इमेजनरी तो क्या होंगे वो, ओनली इमेजिनरी पार्ट इज प्रेजेंट। क्लियर? ओनली इमेजनरी पार्ट प्रेजेंट होगा, ओनली इमेजनरी पार्ट इज प्रेजेंट। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंसान ये गलती सबसे हो जाती है, छोटी छोटी गलती हो जाए तो आप बता सकते हैं। ओनली इमेजनरी पार्ट इज प्रेजेंट एंड रियल पार्ट इज 0 एंड रियल पार्ट इज 0। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना, ठीक है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो a प्लस आयोटा बी। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a प्लस आयोटा बी। और इसमें क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं तो बताऊंगा ही, आप बताना चाहे तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए होगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बी होगा। लेकिन हम प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहे हैं तो ओनली इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहें तो z इज इक्वल टू में रियल पार्ट क्या है, 0 प्लस में आयोटा बी। क्लियर? तो z इज इक्वल टू में आयोटा बी ओनली इमेजिनरी। तो ये हो गए प्योरली इमेजिनरी। समझ में आया? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी फिर रफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 नोट पॉइंट लिखे हुए हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी, ये मैंने आपको बताया होगा। और यहाँ से अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में और भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दे सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड हमारा नोट पॉइंट ये है कि सिंस अ रियल नंबर a can be written as a plus 0 iota, therefore every real number is a complex number, every real number is a complex number। आइए अब देख लेते हैं ये भी क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है कि अगर कोई भी रियल नंबर है, सिंस अ रियल नंबर a कैन बी रिटन एज, मतलब a रियल नंबर को, कोई भी एक रियल नंबर है, मान लो लेट्स से 7, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं कि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब भाई कोई भी एग्जांपल है,
कोई भी अगर हम नंबर लिखे, जैसे मान लो 2 लिखे, मैं 1 2 काउंटिंग अगर लिख रहा हूं तो उसके अंदर उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 2 प्लस आयोटा 0। ऐसे नंबर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ये नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होकर 0 ही होना है। तो 2 प्लस 0 आयोटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है, ये भी मैं कह सकता हूँ ना। तो ये वही बात कह रहा है कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी चीज कब होगी, जब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लिखा जाए। ठीक है, तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में क्या हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ये जो है 2 प्लस आयोटा 0। क्लियर, 2 प्लस आयोटा 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना। तो बस ये वही बात कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर है, मान लो हमारे पास लेट्स से 7, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा। क्लियर, तो 7 प्लस 0 आयोटा जब हमने इसे लिखा, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थी ना, कि कोई भी नंबर को हम जब कोई भी रियल नंबर को हम जब ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता था। तो वही बात ये कह रहा है। ठीक है, अब आई होप आपको ये दोनों नोट पॉइंट क्लियर होंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे मैं रफ करता हूं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तो आप पढ़ते जाइए, बहुत सारे टॉपिक है, पढ़ने में तो टाइम लगेगा ही, बोर मत होना। बस 5 मिनट का, 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेक्चर तो आते ही जाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर रहे हैं हम अपने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कह सकते हैं भाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इक्वल कहना है तो हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, इस केस में हम वो बात करने वाले हैं। तो लेट्स से, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन टाइप में लिख दिया है, अगर आप नोट करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, A1 प्लस में आयोटा B1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, इक्वल टू में A2 प्लस में आयोटा B2। क्लियर, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम इक्वल प्रूफ, देखिए ये कंडीशन लिखी हुई है और लगा दीजिए। तो करते हैं। अगर हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, A1 इज इक्वल टू में A2 एंड B1 इज इक्वल टू में B2, ये हमें करना पड़ेगा। A1 और A2 क्या होंगे और B1 और B2 क्या होंगे, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरा तो काम नहीं है बताना। A1 और A2 मतलब कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ Z2। क्लियर, और B1 और B2 क्या है, इमेजनरी पार्ट, एंड B1 और B2 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड B2 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। क्लियर होगा आप लोगों को ये सब, क्लियर, ये तो आप लोगों को ही पता होगा और मैंने भी बता दिया, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही हो गया एक तरह से, समझिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो इसे मैं रफ करके एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे छोटा सा, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करना, और मैं तो सॉल्व करूंगा ही, जैसा कि मैंने अभी बोला कि मेरा तो काम ही है सॉल्व करना। तो यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, a प्लस आयोटा b, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसे याद रखना। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 3 प्लस 2 आयोटा। क्लियर, 3 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास दे रखा है Z1। क्लियर, और एक एग्जाम्पल है x प्लस वाई आयोटा Z2, और हमें क्या करना है, फाइंड x एंड y। कैसे फाइंड कर सकते हैं x एंड y, आप लोग कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, मैं करता हूं इसे सॉल्व तब तक। ठीक है, तो मैंने आपको एक रूल बताया है अभी, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के, इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजनरी पार्ट के। तो बस वही रूल लगाना है और आंसर निकाल देना है। इसमें अगर इसको मैं कंपेयर करना चाहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कंपेयर, अगर प्रॉपर मेथड में यूज करूँ इसे सॉल्व करने का, तो कैसे करेंगे, कंपेयर Z1 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म,
स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था। तो इसको Z1 को हम कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ पे क्या दे रखा है Z1 की वैल्यू, ये हमारी होती है Z, और Z1 की वैल्यू क्या दे रखा है 3 प्लस 2 आयोटा। यहां से ये हमारा Z1 दे रखा है, कंपेयर कर लिया, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू निकली हमारे पास 3 और बी की वैल्यू हमारे पास निकली 2। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, यानी कि रियल पार्ट निकाल लिया, इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे हम Z2 देख लेते हैं। Z2 की भी हम सेम कंपेयर करेंगे, कंपेयर Z2 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू में Z, एंड Z2 क्या दे रखा है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा। Z2 हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू में Z2। क्लियर, अब इसमें a की वैल्यू आ गई x और b की वैल्यू आ गई y। अब इसको हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ जाना। ठीक है, या फिर मैं इसे रफी कर लेता हूँ, कंफ्यूजन की क्रिएट करना। ये आप समझ गए ना, अभी मैं वैल्यू लिख दूंगा डायरेक्ट, इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण मुझे ये रफ करना पड़ रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और नोट डाउन कर लिया होगा कि प्रॉपर मेथड इसे सॉल्व करने का क्या है। तो इसमें हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था, तो ए की वैल्यू क्या आई थी, Z1 में ए की वैल्यू आई थी 3 और बी की वैल्यू क्या आई थी 2। ठीक है, ये किसके लिए है, Z1 के लिए, और इधर Z2 के लिए। Z2 के लिए ए की वैल्यू क्या आई थी x और बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास y। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी रियल पार्ट ये है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। अब हमें करना है Z1 इक्वल टू में Z2, तो इसके लिए हम कंडीशन लगा देते हैं अपनी कि रियल पार्ट इक्वल होगा, यानी कि A1 बोल सकते हो इसे, A1 B1 और A2 B2। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में लिया था ना कि Z1 इक्वल टू में A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू में A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो Z1 इक्वल टू में Z2 करना है तो क्या होगा, A1 इक्वल टू होगा A2 के और B1 इक्वल टू होगा B2 के। यहां से x और y की वैल्यू इजीली निकल आएगी। A1 की वैल्यू क्या है 3 है और A2 की वैल्यू क्या है x, यानी कि कह सकते हैं हम x की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है 2 और इसको इक्वेट कर दो, B2 की वैल्यू क्या है y की। बस कितना सिंपल था ये। कोई आप आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, होनी भी नहीं चाहिए। तो इस एग्जांपल को हम क्लियर करते हैं जल्दी से और थोड़े बहुत और एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक पर एनसीईआरटी के 2 इलस्ट्रेशन। तो इसे मैं जल्दी से रफ करके इलस्ट्रेशन लिख लेता हूं और आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिख लिया है। अरे ये तो बिल्कुल सेम मिल गया जैसा अभी हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया। तो जल्दी से इसे भी निपटा देते हैं हम। Z1 ये दे रखा है, Z2 ये दे रखा है और हमें x और y फाइंड करना, सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब इसे भी हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। Z1 हमें दे रखा है 2 माइनस आयोटा y एंड Z2 दे रखा है हमें क्या, x प्लस में 3 आयोटा। अब इसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कंपेयर करेंगे पहले, कंपेयर करेंगे पहले। कंपेयर किससे करेंगे, z इक्वल टू में a प्लस आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो Z1 से इसे कंपेयर करते हैं तो ये Z1 क्या बन जाएगा, Z1 इक्वल टू में 2 प्लस ये जो माइनस का साइन है ये y के साथ है। ठीक है, तो माइनस मत लगाने हैं यहाँ पे, तो माइनस y आयोटा। क्लियर, तो ये इसके फॉर्म में हो गया। अब Z2 को भी ऐसे ही लिख देते हैं, Z2 इक्वल टू में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्या ये तो दिखा ही हुआ है, इसे क्या लिखना। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, Z1 इक्वल टू में Z2 करना है, Z1 इक्वल टू में Z2 करना है और Z1 इक्वल टू में Z2 करने पे क्या होगा,
हमारे रियल पार्ट से इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट से। तो a1 इक्वल टू में a2 एंड b1 इक्वल टू में b2। a1 और a2 हमारे क्या है, रियल पार्ट है, और b1 और b2 हमारे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो a1 इक्वल टू में a2 यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 इक्वल टू में x, और b1 इक्वल टू में b2 यानी कि हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू में 3, माइनस वाई इक्वल टू में 3। अब क्या ये ऐसे अच्छा लग रहा है क्या आपको? ऐसा तो हम कभी लिखते ही नहीं थे, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, y इक्वल टू में माइनस। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा आंसर। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो इजी था, हो गया इजीली सॉल्व, लेकिन इलस्ट्रेशन 2 में आप लोग फंसोगे। लेकिन आप हमारे साथ कर रहे हो तो इतनी ज्यादा फंसने की कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसा कि मैं शुरुआत से ही ये बोलता आ रहा हूँ। तो जल्दी से इसे रफ करते हैं। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको लग रही होगी, लेकिन इसको हम इजी बनाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इमेजिन करवाने की कोशिश करते हैं कि ये इजी कैसे लगेगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b। क्लियर? ये आपको दिया हुआ है इक्वल टू में 5 प्लस 2 आयोटा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी अगर इसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, और ये क्या है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। ये आपको इजीली दिख रहा होगा। ठीक है? लेकिन a और b हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें a और b ही तो फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने का आपको अगर मेथड बताऊं मैं, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे इसका रियल पार्ट जो है उसको हम मान लेते हैं a प्लस बी को हम मान लेते हैं x के बराबर, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू में y के बराबर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, भी होना चाहिए डाउट। लेकिन एक चीज आप लोग गौर करना यहाँ पे कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, ये नेगेटिव में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पे हम माइनस वाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, माइनस वाई। क्लियर? बाहर लगा लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? तो यहां तक आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी की जगह पे x, माइनस है तो माइनस लगा दो, 3a प्लस 2b की जगह पे y। ठीक है? y आयोटा, x माइनस y आयोटा। यहां तक आपको क्लियर है? ये समझ में आया ये कैसे हुआ? इक्वल टू में हमें करना है 5 प्लस 2 आयोटा। यहां तक क्लियर है? अब मैंने क्या बताया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर दो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। किसी को कोई डाउट ये -2 कैसे आई? क्योंकि यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट था -y, और यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट था 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये -2 के साथ लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है? यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख दूं, यहाँ पे y की वैल्यू रख दूं, ठीक है, तो वहां से हम कुछ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, और x इज इक्वल टू 5, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्लियर? a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -2, यानी y की वैल्यू क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू में -2। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन से मैं a की वैल्यू निकालूंगा और सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा।
या तो मैं ए की वैल्यू निकालू फर्स्ट इक्वेशन से, या तो मैं बी की वैल्यू निकालू। ठीक है, जो मेरी मर्जी वो मैं निकाल सकता हूँ, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। मुझे आंसर फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो अगर मैं यहां से बी की वैल्यू निकालू तो बी की वैल्यू क्या होगा, इसको मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक, और b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर a उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 माइनस a। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो b की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ p in equation 2। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू को b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमें दे रखा है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू है माइनस 2k। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये वही खेल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जैसा कि अभी मैंने बोला। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5 माइनस a। देखो 3a प्लस 2, b की वैल्यू क्या है 5 माइनस a, 5 माइनस a। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है माइनस 2। क्लियर, अब यहाँ पे देखो 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10 और माइनस का 2a, 2 मल्टीप्लाई 8 2a हो जाएगा इज इक्वल टू में माइनस 2। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो 3a माइनस 2 क्या हो जाएगा a प्लस 10 इज इक्वल टू में माइनस 2, प्लस का 10 उधर जाएगा, a इज इक्वल टू में माइनस 2 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे ये हमारा प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस 2 था हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन नेगेटिव साइन बड़ा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 12। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 12। अब यहां से हम बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू जो आई है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा मैं 5 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे मैं रख दूंगा तो मेरे को बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की जगह पे यहाँ पे ए था ना 5 माइनस ए, डाउट क्लियर, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ 5 माइनस ए, यहाँ पे माइनस 12, ए की वैल्यू मैंने रख दी डायरेक्ट। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू में मेरा आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 5 17। माइनस का होगा कि प्लस का होगा, यहाँ पे हमारे पास 17 का ही होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू 17 आ गई और a की वैल्यू माइनस 12 आ गई। आई होप आपको इस वाले इलस्ट्रेशन में कोई डाउट नहीं होगा। ये इलस्ट्रेशन अच्छा था, आपको भी मजा आया होगा करने में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब की हम बात करेंगे अगली वीडियो में, आई मीन अगले लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।